ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विस ने अपने फ्लैगशिप ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करना फिलहाल के लिए टाल दिया है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करने पर अगला अपडेट 2026 के मध्य में दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विस के इस कदम से घरेलू मार्केट में बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और रिजर्व बैंक की चुनौती भी बढ़ी है। सर, इसे टालने के तुरंत कारण क्या हैं और क्या असर हुआ बाजार पर? बॉन्ड बाजार के लिए अच्छी खबरों का टोटा है और खराब खबरें बढ़ रही हैं। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बाजार में बॉन्ड यील्ड ऊंची है, राज्यों के कर्ज का मांग की ज़्यादा है। और इस बीच में ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर आई जो बाजार को थोड़ा झटका देने वाली थी। ब्लूमबर्ग ने कुछ सितंबर से इस प्रस्ताव पर बात करनी शुरू की थी। इस साल मार्च तक इसे हो जाना था। 1% का वेट भारत को मिलना था, वो नहीं हुआ। टालने की बड़ी वजह यह है कि ब्लूमबर्ग से निवेशकों ने यह कहा कि भारत में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन को लेकर तमाम कागजी कार्रवाई है और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट का सेटलमेंट अभी बहुत ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरा नहीं है। यानी बजट के लिए संकेत है कि बजट में सरकार इसे सहज बनाने के लिए कुछ फैसले कर सकती है। तो इंडिया के जो FAR बॉन्ड्स हैं वो ब्लूमबर्ग के EM लोकल करेंसी बॉन्ड्स में पहले से लिस्टेड है, मौजूद है, वहां ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन ग्लोबल एग्रीगेशन अगला बड़ा कदम था, यानी यहां से एक लेवल ऊपर जाने की बात थी, वो नहीं हो पाया, वहां चीजें रुक गई और इसलिए बाजार पर इसका असर पड़ा। क्योंकि बाजार में शॉर्ट टर्म इन्फ्लो की उम्मीद थी। अगर भारतीय बॉन्ड इसमें लिस्ट होते तो शायद भारतीय बैंकों पर थोड़ा जिम्मेदारी कम होती और इसलिए 10 साल की जो बेंचमार्क यील्ड थी वो करीब 6.3% के आसपास पहुंच गई है। रुपए पर आने वाले दिनों में और बॉन्ड सेंटीमेंट पर हमें दबाव दिखेगा, खासतौर से रुपए के ऊपर थोड़ा रिस्क प्रीमियम आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो सर, अगर भारतीय बॉन्ड्स इंडेक्स में होते हैं तो क्या असर होता है? असर ये होता कि अगर शामिल होता तो ग्लोबल एग्रीगेट से करीब 20 से 25 मिलियन डॉलर का पैसिव इन्फ्लो भारतीय बाजार में अगले एक साल में आ सकता था। और क्योंकि JP मॉर्गन में शामिल होने से पिछले सालों में 20 से 25 बिलियन डॉलर के इन्फ्लो का कैलकुलेशन किया गया है। अब ब्लूमबर्ग के टलने से उत्साह कम हुआ है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये पैसा आता तो शायद RBI और बैंकों को बॉन्ड फिनांस करने के लिए उतनी कवायद नहीं करनी पड़ती। इसके टलने से RBI की चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। घरेलू बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को, सरकारों को, राज्य और केंद्र सरकार को और ज़्यादा कर्ज देना पड़ेगा और इसके लिए RBI को लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर और ज़्यादा बाजार में मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो खिड़की थी जहाँ से विदेशी पैसा बॉन्ड में आने वाला था, वो खिड़की फिलहाल अब नहीं खुलेगी। EPFO की खबर। कर्मचारियों के EPFO और ESIC के दायरे में आने वालों के लिए वेतन की लिमिट में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार इससे जुड़े एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अभी तक EPFO के दायरे में आने वाले लोग जो थे उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए का था। उसकी जो लिमिट थी वेतन की वो 15,000 रुपए थी। अब इसको बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपए करने पर विचार हो रहा है। श्रम संगठन भी इसकी डिमांड लंबे समय से कर रहे हैं। सर, क्या योजना है, क्या तैयारी है? अब सीधी सी बात है कि अगर PF नहीं कटेगा सैलरी में से 25-30,000 वालों की, तो ज्यादा पैसा हाथ में आएगा। हाँ, लेकिन ये जो नया लेबर कोड आया उसके हिसाब से जो बाकी सुविधाएं हैं, बाकी व्यवस्थाएं दी जाती, उनको उसे सिंक में लाने की या उससे समानांतर लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए 15,000 से बढ़ाकर ये जो वेज लिमिट है वो 25,000 से 30,000 के रेंज में लाई जा सकती है। हालांकि अभी सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है, क्योंकि इस लेवल तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों के बारे में माना जाता है कि वो बाजार में अलग अलग जगह प्राइवेट और सरकारी जगहों पर इलाज करा सकते हैं या जा सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी ESIC के लिए और EPFO के लिए भी नया बदलाव होने वाला है, बड़ा बदलाव होगा और इसका असर हमें कंपनियों के कामकाज के ऊपर भी और कर्मचारियों के ऊपर भी दिखाई देगा। तो आने वाले दिन बजट पर निगाह रखिएगा कि क्या सरकार इसे वास्तव में इस नई सीमा को लागू करेगी, जिससे कि नए जो लेबर कोड हैं वो उसमें से जो EPFO और ESIC की जो वेज सीलिंग्स हैं उसके साथ मिल जाएं और उनके समानांतर हो जाएं।